अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। वही हुआ जिसका खदशा था, यानी पीटीआई खुद दोराहे पर आ खड़ी हुई है। और अब पीटीआई सिंध और पीटीआई जो वफाक की पार्टी है, उसके दरमियान एक खलीज पैदा होती दिखाई देती है। ये बदकिस्मती होगी क्योंकि जो भी पॉलिटिकल पार्टी हो वो इस मुल्क की खिदमत के लिए ही होती है और उसका बहुत सारे लोगों को यकीनी तौर पर फ़ायदा होता है। पीटीआई की ही बात कर लें तो पीटीआई का कमाल ये है कि उसने अच्छे और शरीफ घरानों की जो ख़वातीन हैं उनको दोबारा सियासत की जानिब माइल किया। ये बड़ा रोल है पीटीआई का। फिर नौजवान जो मुल्क की सियासत से बिल्कुल लाताल्लुक़ थे, उनको मुल्क की सियासत की जानिब उनकी अप्रोच को मुल्क की सियासत की जानिब मुंतकिल किया। ये भी पीटीआई का बड़ा रोल है और ख़ास तौर पर इमरान खान साहब का रोल है क्योंकि उनकी पर्सनैलिटी का जो करिश्मा था। लेकिन बदकिस्मती वहाँ हुई जहाँ पीटीआई की क़यादत गैर सियासी अप्रोच के लोगों के हाथों में आई और उसके बाद फिर वो पॉलिसीज़ इस तरह से बनी कि एक मुबारज़त दिखाई दी पार्टी के अंदर और एक मुनाकशत दिखाई दी, मुखालफत दिखाई दी पीटीआई के अंदरूनी रैंक्स में। पहले तो हम ये सुनते थे कि जी जहांगीर तरीन साहब का फड्डा है शाह महमूद कुरैशी साहब से, असद उमर साहब से बहुत सारे लोगों के अख्तलाफात हैं, फवाद चौधरी की एक अपनी अलग लाइन होती है। और फिर अभी फवाद चौधरी ने जब ये सिंध पुलिस वाला वाक़या हुआ तो उसमें पहले रोज़ जो उनकी लाइन थी वो उनकी आज जो उन्होंने लाइन इख्तियार की उसके मुकाबले में बिल्कुल मुख्तलिफ थी, एक इंडिपेंडेंट लाइन थी। इसी तरह जो असद उमर हैं उनकी लाइन बिल्कुल सामने नहीं आई क्योंकि वो शायद ये सोच रहे थे कि वो क्या कहें। शहबाज गिल साहब बिल्कुल एक नई लाइन के साथ आए और उन्होंने वो पहले शख्स थे जिन्होंने सिंध पुलिस को पोलिटिसाइज करार दिया और उसके बाद फिर शिबली फराज साहब और ये तमाम वफाकी वज़रा जो है वो एक नई लाइन लेकर सामने आए। इस पर बाद में बात करते हैं, लेकिन पहले जो अभी मैंने तस्करा किया कि पीटीआई के अंदर कुछ इख्तलाफात दिखाई देते हैं, एक दोराहे पर खड़ी पीटीआई दिखाई देती है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह बनी है सिंध के जो आइलैंड्स हैं उसके हवाले से जो अथॉरिटी के क़याम का ऑर्डिनेंस है और जो सी शोर जो इलाका है समंदर के अंदर, वो चूँकि 12 नॉटिकल माइल्स जो हैं वो सूबे की मिल्कियत होते हैं कोस्टल लाइन पर, तो वो सिंध हुकूमत ये समझती है कि ये मेरा इलाका है। और अगर आइन को देखा जाए और कवानीन को देखा जाए तो ये बात ज़्यादा करीन क़यास है क्योंकि जो मैरीटाइम बाउंड्रीज़ के कवानीन हैं उनके मुताबिक भी और जो फिर कॉन्स्टिट्यूशन के हैं उसके तहत जो ज़वाबित हैं उसमें भी 12 नॉटिकल माइल्स जो हैं वो उस सूबे से बिलोंग करते हैं जो जिस सूबे पर वो कोस्टल पट्टी होती है उसकी एक ख़ास वजह होती है। अगर ऐसा न हो तो जो इंटरनेशनल सी शोर्स होते हैं या इंटरनेशनल बाउंड्रीज जो होती हैं किसी भी मुल्क की साहिली पट्टी पर, उनमें में डीप सी फिशिंग होती है। डीप सी फिशिंग के अलावा और बहुत सारे मंसूबे होते हैं, उनमें मिनरल्स भी होती है, वो निकाली जाती है, वो वफाक की जानिब होती हैं। लेकिन जो 12 किलोमीटर की कोस्टल लाइन है उसमें ये तो बाइफर्केशन मौजूद है कि जो अगर मिनरल्स निकलेंगी, ऑयल एंड गैस निकलेगा तो वो 18वीं तरमीम के मुताबिक जो है वफाक और सूबे के दरमियान आधा आधा वो तकसीम होगा, दोनों का हक आधा आधा तस्लीम किया जाएगा। लेकिन जो ज़मीन है, जो मसलन आइलैंड्स हैं, जैसे मंडोड़ा है, डॉग आइलैंड है, बंडल आइलैंड है और आइलैंड्स हैं, तो ये सूबे की मिल्कियत है क्योंकि ये इस कानून को बनाने का मकसद जो मैरीटाइम कवानीन में है और ये मैरीटाइम कवानीन में शामिल है, उसमें ये जो बात ये जो नुक्ता है ये फिशरीज़ के अलावा और बहुत सारी चीज़ों को जो है ना वो मुनासिब अंदाज में चलाने के लिए, गवर्नेंस के लिए और बहुत सारी दीगर वजूहात की बिना पर यह मुकर्रर किया गया। उसमें सबसे बड़ा जो है वो लाइवलीहुड जो राइट्स हैं फिशरीज़ में, जो 12 किलोमीटर्स के 12 नॉटिकल माइल्स के अंदर जो तकरीबन 22 किलोमीटर बनता है, वो उसमें जो फ़िशिंग करते हैं वो छोटी किश्तियों के ज़रिए करते हैं, मछेरे होते हैं, गरीब घरों के होते हैं। ये उनके साथ जो है वो उनके हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, उनके लाइवलीहुड के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, फिर उन्हें जब वो समंदर में जाते हैं तो बाज़ औक़ात वो 1-1 महीने का प्लान करके जाते हैं, उन्हें खाना पकाना होता है, उन्हें वो इन आइलैंड्स के ऊपर क़याम करते हैं। उनका राइट तस्लीम किया जाता है कि वो वहाँ रहें, वहाँ क़याम करें और उसके बाद वहीं पर वो अपना खाने वाने का बंदोबस्त करें।
अगर सोने की ज़रूरत हो तो वो वहाँ जाकर सो सकते हैं। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं। फिर कोस्टल लाइन की मैनेजमेंट है, कोस्टल लाइन को साफ़ रखना है। कोस्टल बेल्ट के ऊपर जो तरक्याती काम होने हैं, वो सूबे की ज़िम्मेदारी होते हैं। जब ये अथॉरिटी के क़याम का ऑर्डिनेंस आया है, उस वक्त से बलूचिस्तान से अख्तर मेंगल साहब हैं, बलूचिस्तान नेशनल पार्टी है, जो दीगर बलूच लीडर्स हैं, वो सारे के सारे वो मुखालफत कर रहे हैं। इसकी अख्तर मेंगल साहब तो अदालत जाने का भी ऐलान कर चुके हैं, नेशनल पार्टी भी ये ऐलान कर चुकी। सिंध असम्बली ने एक करारदाद मंजूर कर ली, लेकिन उसके बाद अब से थोड़ी देर पहले एक इजलास जो ख़त्म हुआ है, उसमें वफाकी हुकूमत की सुई वही अटकी हुई है, जिसे उर्दू में कहते हैं ना, ढाक के तीन पात। बस वो वफाकी हुकूमत का यही फार्मूला है। वो कहते हैं जी हम हर सूरत में ये करेंगे, लेकिन सिंध हुकूमत भी बज़िद है। वो कहती है कि हम इसको हर तरह रोकेंगे, बज़ोर क़ुव्वत रोकेंगे। उनके पास कुछ आइन और कानून की क़ुव्वत होगी, फ़िज़िकल फ़ोर्स के ज़रिए तो वो नहीं रोक सकते, लेकिन कुछ ना कुछ तो ये करना पड़ेगा। अब आपको याद होगा कुछ 30 साल पहले सिंध असम्बली ने कालाबाग डैम के ख़िलाफ़ एक करारदाद मंजूर की थी। उस वक्त इमरान खान साहब अपोजिशन में थे, और वो सिंध असम्बली के इस हक़ को फ़ाइक समझते थे, और वो कहा करते थे कि ये कालाबाग डैम नहीं बनना चाहिए, क्योंकि सिंध नहीं चाहता, बलूचिस्तान नहीं चाहता, KP नहीं चाहता। अब क्या हुआ है, उसी सिंध असम्बली ने करारदाद मंजूर कर ली, लेकिन उसमें आप ये देखिए कि PTI तकसीम दिखाई दी। जो PTI के लोग कराची से थे, उन्होंने एब्सटेन किया अपने वोट, वो बाहर चले गए। लेकिन शहरयार शर और उनके कुछ साथियों ने उसको वोट किया। एक वोट शहरयार शर ने किया, और उनके बाकी साथियों ने भी उनकी हिमायत का ऐलान कर दिया है, जो सिंध में अंदरून सिंध से हैं, MPs भी हैं उनमें। तो ये इस तरह से PTI एक तकसीम दिखाई देती है, और ये तकसीम अगले दिनों में बढ़ती हुई दिखाई देगी, क्योंकि IG सिंध का जो मामला है, उस पर अगर खड़े होना पड़ेगा, तो चूंकि एक तो वो वफाक के मुलाजमीन है, वफाक ने उनको तनहा छोड़ा, ये इल्ज़ाम है सिंध पुलिस के लोगों का भी, और यही इल्ज़ाम सिंध के लोगों का भी है। तो उसमें सिंध के की जो राय आमा है, उनके साथ उनको जाना पड़ेगा। और इसी हवाले से जो शहरयार शर हैं, उनके गिर्द जो लोग इकट्ठे हो रहे हैं, उनकी तादाद फिर रफ्ता रफ्ता बढ़ती चली जाएगी। मौजूदा सूरत हाल में वफाकी हुकूमत ने एक और फैसला किया, जो मैं ये समझता हूँ कि वो फैसला भी वफाकी हुकूमत को नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो अंदरून सिंध उनके लोग जाना चाहते हैं। मसलन असद उमर सखर जाएंगे, इसी तरह बाकी वज़रा जाएंगे मुख्तलिफ शहरों में, और वो वहाँ आवाम को कायल करने की कोशिश करेंगे। अगर ये कोशिश होती है, तो ये PTI के लिए सिंध में जो स्पेस बनती दिखाई दे रही है, वो उस स्पेस के हवाले से एक मुश्किल सूरत हाल पैदा हो जाएगी, और PTI की स्पेस जो है वो सुकड़ती जाएगी। और ये कोई बहुत खुशी की बात नहीं होगी, ये बदकिस्मती होगी, क्योंकि जहाँ भी पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस जो है वो मोनोटोनस हो जाए, या वो एक ही पॉलिटिकल पार्टी का इन्फ्लुएंस हो जाए, जैसे सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का इन्फ्लुएंस दिखाई देता है देही सिंध में, और शहरी सिंध में जब तक MQM का था तो बहुत ज़्यादा खराबियाँ थी। कराची के हालात ठीक नहीं हुए थे, अंदरून सिंध में भी हालात कुछ इतने अच्छे नहीं थे। लेकिन अगर कोई दूसरी पॉलिटिकल फोर्स वहाँ खड़ी होती है, जैसे PTI अपने इनरोड्स बना रही है, तो ये बहुत जो है ये मुनासिब चीज़ होगी। और असद उमर के जाने के हवाले से जो बात हुई, उसमें वो एक और बात भी लोगों के साथ अंदरून सिंध करना चाहते हैं कि वो PDM के जलसों में ना जाएं। मरियम सफदर वाला जो मामला खड़ा हुआ, सिंध हुकूमत का और IG का मामला वफाक के साथ बना, IG सिंध के साथ जो सलूक हुआ, वो उस हवाले से भी कुछ वजाहतें देना और लोगों का मूड जानना चाहते हैं। अगर ये ना किया जाए तो ये ज़्यादा मुनासिब होगा। और इस वक्त गुज़िश्ता रोज़ ही वज़ीर आज़म साहब का एक कमेंट सामने आया था। उनका ये कहना था कि सिंध हुकूमत के साथ और बलूचिस्तान के साथ मिलकर इसको जो आइलैंड्स अथॉरिटी का मामला है, इसको मुनासिब अंदाज में हल किया जाए। 200 के करीब छोटे बड़े आइलैंड्स हैं सिंध बलूचिस्तान से लेकर नीचे बदीन और फिर सर क्रीक तक की जो पट्टी है, उसमें छोटे बड़े आइलैंड्स हैं। इनमें तमाम के तमाम पर तो कोई तरक्याती काम नहीं हो सकेगा। चंद जो बड़े हैं, जैसे डॉग आइलैंड है या बंडा आइलैंड है, इनके हवाले से तो यहाँ तो काम हो सकता है। अदरवाइज़ छोटे जो जजीरे हैं, उनके ऊपर शायद उस तरह का तरक्याती काम ना हो सके जो वफाकी हुकूमत चाहती है। लेकिन वफाक को ये सोच समझ कर सिंध हुकूमत के साथ और बलूचिस्तान हुकूमत के साथ मिलकर अगर ये मसला हल करने की कोशिश ना की गई, तो मामला ख़राबी की तरफ जा सकते हैं। लेकिन जो असद उमर साहब के जाने का मकसद, उसमें एक मकसद PTM के ख़िलाफ़ भी लोगों को कायल करना है।
अब अगर जिस तरह की एक तहरीक चल निकली है और पीटीएम के अगले जलसे में ये भी कहा जा रहा है कि नवाज शरीफ साहब भी खिताब करेंगे, और फिर जो आईजी सिंध के हवाले से मामलात हैं उसमें भी पीडीएम ने भी 10 दिन के लिए अपनी चीज़ें मौखर की हैं। तो ये एक दबाव क्रिएट होता जाएगा वफाकी हुकूमत के ख़िलाफ़, और ये छोटे सूबों में जो नेशनलिस्ट एलिमेंट है, वो चाहे सराइकी बेल्ट में भी हो, वो ज़्यादा स्ट्रांग होकर सामने आ सकता है। अभी आज ही की मिसाल ले लीजिए, सरदार यार मोहम्मद रिंद, उनको खुद इमरान खान साहब लेकर आए थे, बहुत कोशिश की कि वो वज़ीर आला भी बने, लेकिन पीटीआई को वो नशिस्तें उतनी ना मिल सकी, और फिर ये जो बलूचिस्तान अवामी पार्टी है, वज़ारत आला उनके पास चली गई। अब वो सरदार यार मोहम्मद रिंद साहब आज एक बहुत स्ट्रॉन्ग व्यू के साथ सामने आए हैं। उनका ये कहना था कि महंगाई कंट्रोल नहीं हो रही हमसे, बहुत सारे मसाइल हल नहीं हो रहे। फिर उनका कुछ उन्होंने पीडीएम के जलसे के हवाले से भी कहा कि पीडीएम का जलसा होना चाहिए, ये उनका जमहूरी हक है, इससे कोई क़यामत नहीं आ जाएगी। अब बलूचिस्तान में एक एक मुमताज़ शख्सियत जो बहुत मजबूत हैं अपने कबीले के हवाले से भी और अपने अपने सियासी बैकग्राउंड के हवाले से भी, वो जब ये इस तरह की इख्तलाफी बात करेंगे तो फिर लोगों के अबरू भी खड़े होंगे। और ये कोई पीटीआई के लिए मुनासिब बात नहीं है, क्योंकि पीटीआई सिंध में पहले ही ये एक इल्ज़ाम है कि अली जैदी साहब या फैसल वावडा साहब, हलीम आदिल शेख साहब, ये फिरदौस शमीम नकवी साहब, खुर्रम शेर जमान साहब, ये 4-5 लोग जिनका ताल्लुक़ कराची से है, ये सूबाई सियासत जो पीटीआई का है उसके हवाले से भी फैसला साजी करते हैं, उस पर छाए हुए हैं, और जो सिंध के हवाले से जो मरकज़ की सियासत, माफ़ कीजिएगा, उसमें भी ये लोग छाए हुए हैं। फैसल वावडा का बड़ा असर है, बहुत अच्छे आदमी होंगे, बड़े वोकल हैं, सब कुछ अपनी जगह। अली जैदी साहब अपोजिशन को बड़ा टफ टाइम देते हैं, लेकिन जो सूबे के सियासी हक़ाइक़ हैं, अगर उसको कोई भी जमात मद्देनज़र नहीं रखती, किसी भी सूबे में हो, तो फिर वो उसको नुकसान होता है, पॉलिटिकल नुकसान होता है। और अगर पीटीआई को सिंध में कोई पॉलिटिकल नुकसान होता है तो ये, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, कि बदकिस्मती की बात होगी। लेकिन जो सरदार यार मोहम्मद रिंद साहब कह रहे हैं, और फिर जो एक तो ये आइलैंड्स का मामला है, दूसरा जो आईजी सिंध वाला मामला है, उसके हवाले से लीड्स एक जो है वो हमारे जो ज़राए हैं, और वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग ज़राए हैं, हमें 32-33 साल हो गए इस प्रोफेशन में। हमने बहुत सारे ज़राए से बात की, तो उन ज़राए का ये कहना है कि जो भी वाक़या हुआ, उसमें जो भी सेक्टर कमांडर मुलविस है, उसको ये हिदायत अस्करी क़यादत से नहीं मिली है। अगर आर्मी चीफ साहब से मिली होती तो वो तहकीकात का ऐलान क्यों करते? उनके हाथ इस हवाले से बिल्कुल साफ़ है, और इसमें किसी भी शक व शुबे की कोई गुंजाइश नहीं है। फिर डीजी आईएसआई फैज़ हमीद साहब का नाम लिया गया। उनके बारे में भी जो हमने अपने तौर पर पता किया, वो भी यही कहते हैं कि उनके तो इल्म में ही नहीं था कि कोई ऐसा वाक़या हुआ है। वो हिदायत देना तो दूर की बात है, उनके तो इल्म में भी नहीं था, और जब उन्हें इल्म हुआ तो वो खुद भी हैरान रह गए। तो अगर ये इस तरह की सूरत हाल है, तो फिर उसमें मामला तो फिर सियासी शख्सियत की तरफ जाता दिखाई देता है। अब वो सियासी शख्सियत, अली जैदी साहब का भी नाम लिया जा रहा है, हलीम आदिल शेख का भी नाम लिया जा रहा है, क्योंकि इन्होंने कहा था कि हम देखते हैं कि पर्चा कैसे दर्ज नहीं होता। लेकिन मरकज़ की सतह की टॉप सियासी शख्सियत की जानिब भी इशारे जा रहे हैं, और हो सकता है कि अगर अपोजिशन जब ये तहकीकाती रिपोर्ट्स आ जाएंगी सिंध हुकूमत की कमेटी की और कोर कमांडर कराची की, तो उसके बाद जब अपोजिशन अपना लाया अमल बनाएगी, तो वो मामलात को और सवालात को उसी अंदाज से उठाएगी, क्योंकि वो उनका ये कहना है, अपोजिशन के भी बहुत सारे लोगों से बात हुई, कि असल तो जवाब इस बात का तलाश करना है कि सेक्टर कमांडर जिसने ये काम किया, उनको ये हिदायत किसने दी? क्योंकि ये तो तय पा गया कि उनकी जो अपनी क़यादत है, उनको तो ये हिदायत वहाँ से जारी नहीं हुई। लेकिन अगर वो सियासी किसी शख्सियत की जानिब से हिदायत आती है, तो फिर मामला बहुत ही गंभीर हो जाएगा पीटीआई के लिए, और पीटीआई के लिए मुश्किल से मुश्किल तर सूरत हाल पैदा होती चली जाएगी। अब भी इस मामले से निपटा जा सकता है। एक तो वज़ीर आज़म सामने आएँ, आईजी सिंध के इशू के हवाले से बात करें, क्योंकि जो उनके वफाकी वज़रा हैं, मसलन शिबली फराज साहब और शहबाज गिल साहब, ये मामले को बिगाड़ रहे हैं, ये कोई मामले को सुधार नहीं रहे हैं। मसलन ये कह देना कि जी सिंध पुलिस ने बिलावल हाउस के इशारे पर यह काम किया, तो भाई सिंध पुलिस तो वफाक की मुलाजिम है, जो जो क़यादत है सिंध पुलिस की, जो सीनियर अफसरान हैं, जो सीएसएस अफसरान हैं, वो तो फेडरल कैडर के हैं, वो तो वफाक से गए हुए हैं। फिर वफाकी वज़रा इल्ज़ाम क्यों लगा रहे हैं? आप वफाकी हुकूमत हैं, एक तहकीकाती कमेटी बनाएं,
उस तहकीकाती कमेटी को सामने लाएं और वो तहकीकात करे, फैक्ट फाइंडिंग करे और उसके बाद जो हक़ाइक़ हैं उनको सामने रख कर कार्रवाई की सिफारिश करे। इसी हवाले से आज एक और वारदात भी हुई, इसे मैं वारदात ही कहता हूँ। और ये कोई पीटीआई के अगर जो जो दोस्त हैं पीटीआई के, अगर उन्होंने हरकत की है पीटीआई में से किसी ने, तो ये कोई पीटीआई दोस्ती का सबूत नहीं दिया। शुएब सडल साहब सिंध पुलिस के एक बड़े सीनियर पाकिस्तान पुलिस के एक बड़े सीनियर अफसर हैं। उन्होंने सिंध में बहुत अच्छा तक सिंध पुलिस में भी नौकरी की है। वो डीआईजी कराची भी रहे हैं, आईजी सिंध भी रहे हैं। जब मुर्तज़ा भुट्टो कत्ल हुए तो उस वक्त डीआईजी कराची शुएब सडल साहब हुआ करते थे, और शुएब सडल साहब ने जो कराची ऑपरेशन था बहुत कामयाबी से उसको अंजाम दिया। उस वक्त फिर रेंजर्स की मदद की ज़रूरत नहीं पड़ी थी, लेकिन उनकी उनकी एक जाली ऑडियो बनाकर जो सिंध पुलिस के ख़िलाफ़ थी वो आज मार्केट की गई। फिर एक और जर्नलिस्ट दोस्त हैं, उन्होंने शुएब सडल साहब से बात की तो शुएब सडल साहब ने इसकी भी तरदीद की कि उनका ये कह रहा था कि ये वीडियो ऑडियो उनकी नहीं है। अब अगर इस तरह की सूरत हाल आती है और इस तरह के काम सामने आएंगे तो नाज़रीन ये वफाकी हुकूमत और पीटीआई के हक़ पे नहीं जाएंगे। ये तमाम के तमाम इस तरह के काम जो हैं जो जिन्हें सियासी टर्मिनोलॉजी में वारदात भी कहा जा सकता है, क्रिमिनल टर्मिनोलॉजी में नहीं, सियासी टर्मिनोलॉजी में इसे वारदात भी कहा जा सकता है। अगर ये इस तरह की वारदातें होंगी, सियासी वारदातें, तो फिर पीटीआई को इसका नुकसान होगा और ये कोई बहुत अच्छी बात नहीं होगी, क्योंकि मुल्क में जितने सियासी अदारे यानी जितनी सियासी जमातें मुस्तहकम होंगी, एक दूसरे के सामने खड़ी होकर मुकाबला करेंगी, जमहूरी अंदाज में मुकाबला करेंगी, वो पाकिस्तान का फ़ायदा है, क्योंकि उसी से माशरा आगे जाएगा, उसी से मुल्क भी आगे जाएगी और लोगों की सोच भी आगे जाएगी। नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। अब मुझे इजाज़त दीजिए, कल मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। उस वक्त तक के लिए खुदा हाफिज़।